हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। मतलब जो खनिज हैं, इनका हमारे पर्यावरण अवनयन में या पर्यावरण की गुणवत्ता के निम्नीकरण में क्या योगदान है। तो यहाँ पे मिनरल्स है, जो प्रोसेस है माइनिंग की, एक्चुअल में उसकी बात की जा रही है कि जब हम बहुत ज्यादा माइनिंग कर देते हैं, खनन कर रहे हैं, या जो मिनरल्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिसको कहा जाए कि इनका एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहे हैं, विदोहन ही कर रहे हैं, तो इसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या अफेक्ट होगा, क्लियर है? तो ये जो मेरी क्लास है, ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है। इसमें हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, और जो एडवांस लेवल की चीजें हैं या जो इसमें ऐड ऑन करना है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसके साथ इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग, क्लियर है? तो ये जो मेरी क्लास है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना नोट्स खुद ही बना सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मेरे मटेरियल्स हैं वो इंग्लिश में होंगे, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इसको समझाता रहूँगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि मिनरल्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब जो खनिज हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को प्रभावित करने या दुष्प्रभावित करने में कैसी भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ जो मिनरल्स हैं, ये एक्चुअल में मिनरल्स क्या हैं? माइनिंग ही तो की जाती है इन मिनरल्स का, खनन ही तो किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि इनकी जो माइनिंग करते हैं मिनरल्स का, तो इनका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे माइनिंग भी इसमें इंक्लूड है, और इन माइनिंग के थ्रू हम मिनरल्स निकालते हैं, तो इन मिनरल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन करके कि इसका क्या इफेक्ट है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू द एक्सकैवेशन ऑफ मिनरल्स सच एज। जो हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, खनन कर रहे हैं, इसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वन बाय वन करके इसमें हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्या टॉपिक्स है कि दीज मिनरल्स में रन आउट इन द फ्यूचर, डिप्राइविंग फ्यूचर जनरेशन ऑफ देयर यूज। मतलब जब ज्यादा संसाधन निकाल लेंगे, तो ये संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जब संसाधन समाप्त हो जाएंगे, तो जो फ्यूचर जनरेशन है, आगामी पीढ़ी है, वो इनके उपभोग से क्या हो जाएगी? वंचित हो जाएगी, डिप्राइव हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग या इसको देख लेते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? तो देखो, जो मिनरल्स होते हैं, इनको रिसोर्स बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं एक्चुअल में। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मिनरल्स जो होते हैं, या जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मिनरल्स ही देख लेते हैं। जो मिनरल्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक मिनरल्स ऐसे होते हैं कि जो वन टाइम यूजेबल होते हैं, ठीक है? इनका क्या होता है? वन टाइम, वन टाइम यूजेबल होते हैं, सिर्फ एक ही बार उपभोग किया जा सकता है, ठीक है? और एक मिनरल क्या होते हैं? रीयूजेबल होते हैं, मतलब इनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, रीयूजेबल होते हैं। मतलब इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे वन टाइम यूजेबल कौन से हैं? कि ऐसे जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जिनका एक ही बार उपभोग किया जाएगा और ये फिर समाप्त हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल देखो, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये जो है ना, इनका एक बार उपभोग किया जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे? ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे खनिज हैं, जिनका एक बार उपभोग किया जाएगा, फिर इनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं आयरन ओर है। आयरन ओर में क्या होता है कि जो लौ अयस्क है, इसका हम उपयोग करके इससे स्टील बनाते हैं या इस्पात बनाते हैं, ठीक है? और यूज करते हैं, फिर इस इस्पात को या स्टील को हम रीप्रोसेसिंग कर सकते हैं या इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये क्या है? रीयूजेबल मिनरल्स हैं, मतलब इनका एक बार उपभोग किया गया, उपयोग किया गया, और फिर इनको क्या किया गया? रिसाइकिल कर दिया गया, तो पुनः उपभोग कर दिया जाएगा। तो ये जो मिनरल्स है ना, इनकी क्वांटिटी तो मान लेते हैं कि बची रहेगी, ठीक है? कुछ समय तक बची रहेगी, बट इसके जो वन टाइम यूजेबल हैं या जो सिंगल टाइम यूजेबल रिसोर्सेज या मिनरल्स हैं, इनका यूज तो वन टाइम ही किया जाएगा, बाद में ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली डिप्राइव हो जाएंगी, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उन मिनरल या खनिज की बात कर रहा हूँ कि जो दो तरह के हैं। एक होते हैं कि जिनका एक
समय ही उपभोग किया जा सकता है, सिंगल टाइम यूजेबल होते हैं, सिर्फ एक ही बार काम आते हैं। दूसरे होते हैं मल्टीपल टाइम यूजेबल जो होते हैं या जिनका कहा जाता है रीयूजेबल जो होते हैं, जैसे इनका एक बार उपभोग किया गया फिर इनकी रिसाइक्लिंग कर दी गई, पुनर्चक्रण कर दिया गया, फिर से इनको क्या किया गया काम लायक बना दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ये किसमें है? तो ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल वाले जो हैं या साथ जिसको कहा जाता है नॉन यूजेबल वाले जो हैं, जो सिंगल टाइम यूजेबल हैं, जो एक समय उपयोग किए होने वाले हैं, उनके साथ तो ये समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन जो रीयूजेबल है ना, उनकी भी क्वांटिटी से रिलेटेड मैटर है। भाई कितनी क्वांटिटी उनकी है? अनलिमिटेड तो है नहीं, ठीक है? जैसे कहा जाता है कि अर्थ पे जो गोल्ड है वो कितना है? भाई अर्थ पे गोल्ड जो बनने की प्रोसेस है ना, सोना बनने की जो प्रोसेस है, वो गजब की विचित्र प्रोसेस है, ठीक है? विचित्र प्रोसेस क्या है कि सोना बनने के लिए प्रोसेस ये कि जो 2 स्टार के बीच में कोलिजन हो, कर हो, उसमें सोना बनता है। तो जो अर्थ पे सोना है ना, ये अर्थ में नहीं पैदा हुआ, ये किसी न किसी स्टार के कोलिजन से बना हुआ है और जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, जब हमारे अर्थ का निर्माण हुआ, उसके पहले किसी स्टार का कोलिजन हुआ होगा, उस प्रोसेस में ये सोना बना है जो हमारे पास है। और अर्थ पे सोना की क्वांटिटी बहुत अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो देखो ये क्या है कि बनने में करोड़ों अरबों साल लगे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी इसका क्या कर ले रहे हैं, खनन कर ले रहे हैं, उत्खनन कर ले रहे हैं। तो फ्यूचर जनरेशन इससे क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिप्राइव हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन भी है, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल इरोजन के साथ-साथ सॉइल पॉल्यूशन भी है, एयर पॉल्यूशन भी है। तो जितने भी हमारे इकोसिस्टम के या एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं और जो हमारे लिए क्या है, बहुत एसेंशियल हैं। अगर माना जाए कि इसमें वाटर है, सॉइल है, एयर है, इसमें से किसको अगर हमारी लाइफ से हटा दिया जाए तो हम जिंदा रहेंगे। तो ऑब्वियसली हम हमारा यही जवाब होगा कि इन तीनों में से कोई हट जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अर्थ पे जो जीवन है ना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के थ्रू है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें इतने एलिमेंट्स का एक कंट्रीब्यूशन है कि हम किसी एक एलिमेंट्स को अगर हटा लें इस प्रोसेस से, तो हमारा एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा या हमारा एग्जिस्टेंस क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें से किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसका इंपॉर्टेंस कम है। भाई इंपॉर्टेंस है ना, ज्यादा या कम क्या हो गया? जैसे आपकी गाड़ी है, अगर कहा जाए कि आपकी गाड़ी से कौन-सा ऐसा चीज़ निकाल दिया जाए जिससे गाड़ी नहीं चलेगी, तो आप बोलेंगे पेट्रोल। बट भाई पेट्रोल छोड़ो, पेट्रोल रहे भी, एक इंजन का छोटा-सा भी पार्ट निकाल जैसे पेट्रोल को और जो इंजन को सप्लाई करने वाला फ्यूल पाइप है, उसको निकालें तो भी तो नहीं चलेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसका कम इम्पोर्टेंस है। अब चाबी ही नहीं है स्टार्ट करने वाली, तो सारा आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, पेट्रोल भी पूरी टंकी फुल करा के रखी, चाबी नहीं स्टार्ट करने वाली है। तो क्या करोगे? तो ये चीज़ है कि किसी चीज़ को हम लेस इम्पोर्टेंस और हाई इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। सभी का इम्पोर्टेंस है और सबका अपनी जगह क्या है इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में, अगर हम पॉल्यूशन करते हैं, तो इससे कहीं न कहीं हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। अब मान लो हम वाटर पॉल्यूशन करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो जल में रहने वाला इकोसिस्टम है या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, वो बुरी तरह से दुष्प्रभावित होगी। और दूसरा, जो स्थल पे रहता है, वो भी तो जल का कहीं न कहीं उपभोग करता है। जो पादप से लेके बाकी जीव-जंतु वो भी क्या हैं? इस जल का उपभोग करते हैं, तो इससे भी होता है। तो माइनिंग कैन कंटामिनेट लोकल स्ट्रीम्स मतलब जो स्थलीय जलीय भाग है, ठीक है? एंड वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमियाँ हैं, इन सबको क्या करता है? प्रदूषित करता है। कैसे प्रदूषित करता है? कि मान लो हमने खनन किया, खनन करने में क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक जगह है, यहाँ पे कोयला पड़ा हुआ है या यहाँ पे लोहा पड़ा हुआ है। हमने ऊपर वाला भाग हटा के ऐसे ही खुले में फेंक दिया इसको। अब देखो ये जो ऊपर वाली सॉइल है, इसमें भी तो क्या है? इसमें भी तो पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हैं? भाई आयरन ओर अगर नीचे है तो ऊपर भी तो आयरन ओर के पार्टिकल्स होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, कोल पार्टिकल्स होंगे उसमें। अब हमने क्या किया कि मिट्टी हटा के ऐसे छोड़ दिया, वो क्या हुआ, वर्षा जल जब आई तो वर्षा जल के साथ वो बह के क्या हो गया, चला गया नदी नाले में, चला गया आर्द्र भूमि वेटलैंड में, तो उसको क्या कर रहा है, उसकी गुणवत्ता को दुष्प्रभावित कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है। जितने भी वाटर या रिस के पर्कुलेट होके जा रहा है अंडरग्राउंड वाटर में, भौम जल स्तर में, तो उस भौम जल स्तर अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक इसका वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट। और जानते हैं वाटर पॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने देखा है कि किस तरह वाटर पॉल्यूशन हमें अफेक्ट करता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका दुष्प्रभाव क्या है। फिर आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है ना कि जो सॉइल होती है, इस सॉइल का जो सबसे ऊपर पार्ट है, जैसे इसमें देखा जाए कि जो सॉइल होती है
इस सॉइल का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ये जो होता है अपर पार्ट, इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये वैरी करती रहती है, लेकिन हार्डली मान लेते हैं कि इसकी अगर थिकनेस 10 सेंटीमीटर है इसकी, तो यही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। इसके नीचे फर्टिलिटी कम होती जाती है, मृदा की उर्वरता कम होती जाती है। अब सॉइल इरोजन का मतलब है ना कि ये जो अपर पार्ट है, जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं, ये हो रिमूव हो गई, यहां से डिस्प्लेस हो गई है। तो जो नीचे बची हुई सॉइल है ना, ये जो मृदा है, ये हमारे लिए क्या होती है, लेस प्रोडक्टिव होती है, लेस फर्टाइल होती है। तो इसका हम उपभोग या इसका उपयोग उतना अच्छा नहीं कर सकते। इसमें फसलें उतनी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ सकती और इसमें फसलों का वर्धन कम होगा। जो हमारे जितने भी क्रॉप्स हैं, उनका प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, उत्पादकता घट जाएगी, तो खाद्यान्न संकट हो जाएगा, फूड क्राइसिस आ जाएगी या फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो हमारा सॉइल है ना, इसका इरोजन हो रहा है। और उसका इरोजन कैसे हो गया कि मान लो नीचे लोहा है, कोयला है, हमने ऊपर से काट के हटा दिया इसको। अब यहाँ पर पेड़ थे या खेती होती थी, तो हमने हटा दिया इसको, तो ये क्या हो गया, सॉइल इरोजन हो गया। और इस तरह से हमारी जो सॉइल है, उसकी गुणवत्ता क्या हो गई, दुष्प्रभावित हो गई। तो माइनिंग कैन चेंज द वे वाटर फ्लो थ्रू द लैंडस्केप लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब हमने माइनिंग की, तो मान लो कोई जगह है, वहां से नदी प्रवाहित होकर जा रही थी या वर्षा जल प्रवाहित होकर जा रहा था, हमने वहां पे उत्खनन कर दिया। तो उत्खनन करके क्या किया हमने, वही मिट्टी इकट्ठा कर दी, तो पानी अब वहां से नहीं जा रहा है, दूसरी क्षेत्र से घूम के जा रहा है। तो जो दूसरे क्षेत्र से पानी घूम के जा रहा है, वहां पे क्या करेगा, अपरदन करेगा। और खुद जहां पे हमने माइनिंग की, वहां की मृदा को खोद के क्या किया, हमने हटा दिया, तो उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, या तो हवा उड़ा ले जाएगी या पानी बहा ले जाएगा। तो ये भी बहुत है। एयर पॉल्यूशन, तो माइनिंग कैन कॉज ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, गैस इमिशन। तो देखो क्या है ना कि हम लोग जानते हैं कि जो माइनिंग है, खनन करेंगे तो किसका करेंगे, या तो ऊर्जा संसाधनों का करेंगे, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, इसका खनन करेंगे, या जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे धातुएं हैं, उनका करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मान लो हम कोयला का खनन कर रहे हैं, तो कोयला के साथ साथ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती हैं, फंसी होती है हमारी पृथ्वी में। तो जब हम उस खनन करेंगे, तो ये गैसें भी क्या होंगी, वहां से फंसी हुई गैसें निकल के बाहर जाएंगी। और जब कोयला का दहन करेंगे या इस तरह की गैसों जो सब्सटेंसेज है, इनका यूज करेंगे, तो उसमें जो गैसेज हैं वो क्या होंगी, बाहर होंगी, कार्बन का इमिशन होगा। कहीं न कहीं ये एयर में पहुँच के एयर की क्वालिटी को क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये क्या है? ये लार्जर ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं। सबसे बड़ी ये जो है हरित गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं न कहीं क्या होगा ना कि ये गैसें एयर की क्वालिटी को डिक्लाइन करेंगी, और एयर पॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया है। फिर है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। माइनिंग कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट एंड चेंज लैंड यूज। देखो, मान लेते हैं जैसे अभी कहा जा रहा है कि जो हंसदेव की पहाड़ियां या जंगल है कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे माइनिंग की जा रही है। और जानते हैं कि एक ग्रुप को दिया जा रहा है, यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है कि तुम कोयला के लिए माइनिंग करो। अब जाहिर सी बात है कि माइनिंग करेगा तो एक एस्टिमेशन है कि 6 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 6 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो उस 6 लाख पेड़ों के आसपास या उन पेड़ों पर या उन पेड़ों के इकोसिस्टम में जितने जीव जंतु थे, वो करोड़ों अरबों में होंगे भाई। उसमें बर्ड्स ले लो, इंसेक्ट ले लो, तो अरबों क्या, वो खरबों में हो जाएँगे फिर वो। क्लियर है कि नहीं? मिलियन के ट्रिलियन में हो जाएँगे वो। तो इस तरह से जो भी बायोडायवर्सिटी है, अफ़ेक्ट हो रही है। और इसमें बहुत सी स्पीशीज़ होंगी कि जो कंप्लीटली क्या हो जाएँगी, समाप्त हो जाएँगी, मर जाएँगी, ठीक है? एक्सटिंक्ट हो जाएँगी। और कुछ जो होंगी, वो सर्वाइव तो करेंगी, बट स्ट्रगल के साथ। तो उनका सर्वाइवल जो चैलेंज है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सर्वाइवल चैलेंज उनके सामने जब ज़्यादा आएगा, तो जो नेचुरल हैबिटेट उनका है, जो हैबिटेट मतलब आवास है, वो नष्ट होगा, तो उनकी नेचुरल हैबिट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जो उनका अपना स्वभाव है, क्रियाकलाप है, वो दुष्प्रभावित होगा। और इस प्रोसेस में ये जितने भी जीव जंतु हैं, वो क्या होगा, इनकी संख्या घटेगी। बहुत से स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएंगे उस एरिया के। और बहुत से ऐसी स्पीशीज होंगे जो क्या होंगे, इंडोजेनेटिक होंगे वहां के, मतलब वहीं के स्थानीय होंगे। वो बाकी अदर जगह पे या अदर प्लेस पे नहीं पाए गए होंगे या पाए जाते होंगे, तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए होंगे। क्लियर है? तो कहीं न कहीं से बायोडायवर्सिटी लॉस होता है माइनिंग करने से। अगर भाई हम खनन कर रहे हैं, तो वहाँ पे खनन करने वाले पेड़-पौधों को काटेंगे। ज़मीन में रहने वाले जितने भी जीव-जंतु हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बारोइंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? जिसमें रोडेंट्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब भी अपने घर को खो देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न, ये भी कॉजेज़ हैं। फिर आता है वेस्ट कंटामिनेशन। जो हम
वेस्ट फेंक रहे हैं। जैसे मान लो हमने मृदा यहाँ पे माइनिंग की, ऊपर की मृदा हमने हटा के फेंक दी यहाँ पर। अब यहाँ की मृदा को भी हमने क्या किया? प्रदूषित कर दिया और ये मृदा का जो यहाँ पे जो भी मृदा है, ये उड़-उड़ कर हवा के साथ या पानी के साथ बह के ये अदर जगह पे जाएगी, अदर प्लेस पे जाएगी, तो वहाँ के जो जीव-जंतु हैं, उनको भी दुष्प्रभावित करेगी और मान लो यहाँ अगर हमने कोयले का खनन किया, तो कम गुणवत्ता वाले कोयले को निकाल के यहीं बाहर फेंक दिया, तो ये धीरे-धीरे हवा में उड़ के कोयले के कण क्या होंगे? आस-पास के हवा में जाएँगे या मृदा पर जाएँगे या पानी के साथ बह के अलग मृदा में जाएँगे, तो उस मृदा को भी क्या करेंगे? दुष्प्रभावित करेंगे। तो ये जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ा है कि जो वेस्ट है माइनिंग प्रोसेस में जो वेस्ट निकलता है, जो हमारे लिए क्या है? यूज़लेस है, वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस होता है। जैसे कि अभी मैं देख रहा था एक वीडियो कि एक आदमी था, पता नहीं किस स्टेट को दिखा रहा था कि उसकी फसलें और उसके पेड़ों पे जब हाथ लगा के वो हिला रहा था, तो बहुत ज़्यादा उस पे डस्ट जमा हुई थी। तो ये डस्ट जमा हुई है लीव्स पे जो पत्तियाँ हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने नहीं देगा प्रोसेस कंप्लीटली। जब फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो इसमें जो पादप हैं, वो कैसे वर्धन करेंगे? कैसे भाई उसमें ग्रो करेंगे? तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा रीज़न होता है। फिर ठीक है, मेनी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दैट नेस्ट एंड ले एग्स ऑन कोस्टल एंड रिवर बैंक्स विल डिक्लाइन इन नंबर। अब देखो मान लो कि बहुत से ऐसे रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं या बहुत से ऐसी बर्ड्स हैं जो तटवर्ती भागों में, कहाँ के तटवर्ती भागों में? तो या तो नदी के तटीय भागों में या समुद्र के तटवर्ती भागों में बालू पर आकर या कोस्टल एरिया में आके अपना घोंसला बनाती हैं और अंडे देती हैं। खास करके जो कछुए होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, घड़ियाल होते हैं या बहुत सी ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनको एक्वाटिक बर्ड्स कहा जाता है या वाटर लवर बर्ड्स कहा जाता है। तो इस तरह की जो बर्ड्स होती है ना, वो किनारे या इस तरह के जो सरीसृप होते हैं, वो किनारे पे आके क्या करते हैं? अंडा देते हैं। अब अंडा देते हैं ना, तो ये जो रेत होती है, जो सैंड होती है, ये नेचुरल इंसुलेशन का काम करती है। नेचुरल इंसुलेशन का मतलब होता है कि एक आइडियल टेम्परेचर मेंटेन की रहती है, जिसमें अंडे की क्या होती है? हैचिंग होती रहती है। अंडा को क्या होते हैं? सेते रहते हैं, इसको बोलते हैं। अब देखो, इसमें अगर हमने बालू का खनन कर दिया या मृदा का खनन कर दिया, तो ये जितने भी चीज़ है ना, जो इसमें अंडा देते हैं, जितने भी हैं, चाहे घड़ियाल हो, मगरमच्छ हो या कछुए हों या चिड़िया हों, ये अंडा नहीं दे पाएँगे। अंडा देने के लिए एप्रोप्रिएट जगह मिलेगी ही नहीं, तो अंडा नहीं दे पाएँगे तो इनसे बच्चे नहीं आएँगे, तो इन स्पीशीज़ के अस्तित्व पे क्या हो गया? खतरा हो गया। दूसरा कि अगर अंडा देते भी हैं और हमने गलत तरीके से माइनिंग की हुई है, अगर इसके टेम्परेचर में थोड़ा-बहुत भी चेंज हो गया, तो बहुत सी स्पीशीज़ होती है ना कि अगर हैचिंग प्रोसेस में मतलब अंडा जब इन 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 इंक्यूबेशन हो रहा है उसका, जब सेया जा रहा है कहते हैं, तो उसका अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो जेंडर है या जो सेक्स है उन चीज़ का वो चेंज हो जाएगा। बहुत सी स्पीशीज़ हैं कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हैचिंग होगा तो फीमेल निकलेंगी, फीमेल चाइल्ड निकलेंगे। और अगर बहुत से ऐसे हैं कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे उनकी अगर इंक्यूबेशन हो रहा है या अंडे से बच्चे निकल रहे हैं, तो वो फीमेल हो जाएँगी। तो बहुत उल्टा रिजल्ट आता है, कहीं पे मेल की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, कहीं की फीमेल की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो इनके बीच में जेंडर बैलेंसिंग सिस्टम है कि एक फीमेल पे एक मेल इतना चाहिए या एक मेल पे इतनी फीमेल होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इससे बायोडायवर्सिटी को फाइनली क्या होगा? बहुत संकट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर क्या है? The health of the workers working in the mining sectors is adversely affected। खास करके जो रैट माइनिंग है, इसमें अब देखो वर्कर्स जो होते हैं माइनिंग करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो वर्कर माइनिंग कर रहे हैं भाई, उनको क्या रहा है? उनके स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब देखो, मान लेते हैं कि कहीं पे कोयले की खदान हो रही है, कोयला खनन हो रहा है, तो उसमें छोटे-छोटे कोयला के कण है ना, ये हवा में उड़ते रहते हैं। अब वो क्या होता है, जब ब्रीथिंग करते हैं, साँस लेते हैं, तो वो भी अंदर चले जाते हैं। तो जो लंग्स हैं, जो फेफड़ा है, उनको क्या कर रहे हैं? दुष्प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा कि अगर मान लो कोई भी माइनिंग हो रही है, तो उसके छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं? टूट के अलग हो रहे हैं, हवा में घुल रहे हैं, पानी में घुल रहे हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे जो वर्कर है ना, उनकी हेल्थ को ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है, ज़्यादा दुष्प्रभावित कर रहा है। रैट माइनिंग क्या है ना कि ख़ास करके मेघालय में देखा गया है कि इसमें इल्लीगल तरीके से, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ फिर से इसको अलाउ कर दिया है। इसमें लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी या टूल्स का यूज़ करते हुए कोयले का खनन करते हैं और जैसे चूहे की बिल बन होती है ना, उसी तरह से ऐसे-ऐसे अंदर रैट माइनिंग करते जाते हैं। मतलब चूहे की बिल की तरह से खोद के मिट्टी यहाँ से क्या निकालते हैं? कोयला निकालते हैं।
अब मान लो इसमें से खोद के निकल के यहाँ चला गया आदमी, अब यहाँ पे मान लो मीथेन गैस रिलीज होती है यहाँ से, फंसी हुई थी रिलीज हो गई, क्या हो जाएगा पूरी इस गुफा में क्या हो जाएगा मीथेन गैस भर गई, दम घुटने से मर जाएगा। या इसका रूफ जो है कोलैप्स कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दब के मर जाएगा। तो ये बहुत सी घटना मेघालय में देखी गई है। तो हालाँकि इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, बट कुछ गाइडलाइंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ किया है और ये कहा है कि भाई जब तक नया उनके पास जीविका का साधन ना आ जाए, लिवलीहुड के मीन्स ना आ जाए तब तक इसको करें, लेकिन कुछ जो बेसिक हैं, रिक्वायरमेंट हैं, जो प्रिकॉशंस हैं उसको यहाँ पे ध्यान में रखें तब इसको करें। तो इसको तो किया गया है, बट यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आप देखते होंगे कि जो आपके घर के आस-पास जो मार्बल कटिंग होती है, तो जो वर्कर होता है मार्बल कटिंग करने वाला, वो बिना किसी मास्क या बिना किसी प्रिकॉशन के ऐसे लेके मशीन से कटिंग कर रहा है। और उसको अगर बोल देंगे ना जैसे मेरे यहाँ वर्कर कर रहा था, तो मैं कहूँ उसको मास्क ला के दिया कि इसको लगा लो आप कट कर रहे हो, कम से कम आपके अंदर चला जाएगा ये सिलिकोसिस होती है बीमारी उससे, ठीक है? उसमें सिल्क का क्वांटिटी हो तो वो मुझे घूर के देख रहा है, कह रहे भई हमको कुछ नहीं होता। हम कह रहे हैं अभी कुछ नहीं होगा भाई तुमको, कुछ साल बाद तुमको होगा। अभी थोड़ी है कि तुम्हारी जाके साँस रोक देगा और तुम दम घुटने से मर गए, तुम्हारा कुछ नहीं होता है। तुम अजय थोड़े हुए हो। तो एक होता है ना कि अवेयरनेस भी नहीं है और इसका अवेयरनेस है भी तो क्या कर सकता है, ठीक है? चलिए तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। फिर क्या है? द रिस्क ऑफ एडिशनल इंक्रीज़ेज़ एज़ ए रिज़ल्ट ऑफ माइनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स व्हिच कॉज़ इर्रिपेयरेबल डैमेज टू बायोडायवर्सिटी इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं अगर उनकी माइनिंग हो रही है तो आसपास के रहने वाले जो जैव विविधता या जीव जंतु या मानव है उनके स्वास्थ्य पे क्या होगा इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक रिपोर्ट मैंने देखा कि जो झारखंड में जादू गोड़ा है वहां पे यूरेनियम माइनिंग बहुत पहले से हो रही है इंडिया के। तो वहां के लोगों का क्या है ना कि इसका बहुत ज्यादा इस जादू गोड़ा जो यूरेनियम माइनिंग हो रही है उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हुआ है। और जब उन लोगों ने कंप्लेन किया ना तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि एक इंक्वायरी सेटअप की और उसमें ये कहा गया कि जो यहाँ से रेडिएशन हो रहा है ना उसका जो लेवल है ना वो हार्मफुल नहीं है या वो जो रेडिएशन का लेवल है जो उसका मतलब एक तरह से जो स्तर है वो इतना नहीं है कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़े। लेकिन लिटरली जादूगोड़ा जो गाँव है और आस-पास का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट देखा जा रहा है। मिसकैरेज हो जाती है महिलाओं के साथ, ठीक है? अचानक गर्भपात हो जाता है। लड़के दिव्यांग पैदा हो रहे हैं, उनको डिफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डिफिशियंसीज़ रहती हैं। तो जो पेड़-पौधे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रोडक्टिविटी सॉइल कंपोनेंट्स प्रभावित हो गया है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी अफ़ेक्ट हुई है। भले ही आप कह रहे हो कि एक डेंजरस लेवल तक नहीं है या हार्मफुल लेवल तक नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेक्वेंस तो दिख रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इस तरह से जो इस तरह की माइनिंग होगी, तो आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य पे इसका क्या पड़ेगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अभी ठीक है, अभी तो आप हटा दे रहे हो या चुप करा दे रहे हो या पता नहीं सही रिसर्च है कि नहीं है, ठीक है? और है भी तो पता नहीं साइंटिस्ट जान पा रहे हैं सही चीज़ कि नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है? तो अभी क्या है साइंस अपने शैशवावस्था में तो है, अपने चाइल्डहुड में तो है साइंस है। हार्डली कितना साइंस को हमने डिस्कवर किया, 2 साल से 3 साल से साइंस को डिस्कवर करना शुरू किया है। इसके पहले तो हम साइंस बहुत एलिमेंटरी लेवल पे ही जानते थे, बहुत प्रारंभिक स्तर पे जानते थे। अब जाके 200 सालों में, 300 सालों में तो साइंस को हमने समझना शुरू किया है और उसमें भी साइंस में जो अभी भी साइंस क्या है, बहुत ज़्यादा अननोन है हमारे लिए, उसको हम जान नहीं पाए साइंस को। कुछ साइंस जान एलिमेंटरी लेवल पे, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा जो मेडिकल साइंस है या चिकित्सा विज्ञान है, ये भी क्या है अपने इनिशियल स्टेज में है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम इफ़ेक्ट को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट ये है, इसका इफ़ेक्ट है, तो है ही नहीं। हम एक्चुअल में खोज नहीं पा रहे हैं, डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? चलिए, फिर देखते हैं इंक्रीज़ इन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब देखो इससे क्या होगा ना कि सामाजिक आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी। ज़ाहिर-सी बात है कि जो माइनिंग कर रहा है वो तो इससे बेनिफिट लेगा। लेकिन बहुत से ऐसा ग्रुप है जो इससे बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। अब एग्ज़ाम्पल के रूप में देखो कि इंडिया के जितने भी मिनरल्स हैं ना, वो सब कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं या तो बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया में, घने जंगलों में मिलते हैं या वो पठारों पे मिलते हैं, ऊँचे पठारी भागों पे मिलते हैं और इन प्लेसेस में मोस्टली रहता कौन है? ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, आदिवासी समूह रहता है इन पे। बेचारे माइनिंग तो आके कर लेता है, इन बेचारों को कुछ नहीं मिलता है। जो माइनिंग करने वाले या तो सरकार है या निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगपति हैं या जो बड़े व्यापारी घराने हैं, ये खनन तो कर ले रहे हैं, लाभ तो ये कमा ले रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पे सदियों से रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग, नेटिव लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, उनको इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो जिनकी जमीन पे ये मिनरल्स थे, वास्तव में उस मिनरल के खनन से उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है
और बाहर से गए हुए लोग उस प्रॉफिट को अवेल कर रहे हैं या उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो जो लोग इसके खनन कर रहे हैं, वो तो इससे लाभान्वित हो रहे हैं भाई, वो तो इसका बेनिफिट ले रहे हैं या कहा जाए कि इसके बेनिफिट को लूट रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, वो इसकी बेनिफिट से कंप्लीटली वंचित हैं, डिप्राइव हैं और इसका दुष्प्रभाव, जो इसका बैड इफेक्ट है, वो ही झेल रहे हैं। ठीक है? क्योंकि माइनिंग करने वाला तो माइनिंग करके चला जाएगा, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको ताउम्र और आने वाली पीढ़ियों को क्या करना होगा? झेलना होगा। तो कहीं न कहीं इससे क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है? उन क्षेत्रों में जहाँ पे माइनिंग होती है। इंक्रीज़ इन चाइल्ड लेबर, बहुत से माइनिंग सेक्टर में क्या होता है, बाल मज़दूरी का प्रयोग किया जाता है और ये हम लोग बहुत देखने में कहते हैं नहीं, नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो है चाइल्ड लेबरिंग को क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। भाई, आप जाके देखो ना ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी देखिए कि बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर यूज़ होता है और जहाँ पे माइनिंग होती है ना, वहाँ पे भी चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बाल श्रम बहुत ज़्यादा कराया जाता है। फिर क्या है, इंक्रीज़ इन सोशल अनरेस्ट। अब देखिए जितनी भी माइनिंग होती है बहुत जगहों पे, वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि भाई देखो ऐसा ना करो, इसका इस 2 तरह के विरोध होते हैं। एक तो विरोध ये होता है कि इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति होगी और आप माइनिंग करके चले जाओगे, रहना तो हमें यहाँ पे है। तो एक वो लोग इस माइनिंग का विरोध करते हैं, खनन का, जो वहाँ पर पर्यावरण को संतुलित रखना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये दो वो लोग करते हैं जिनको लगता है भाई ये संसाधन हमारे पास थे, आप इनका लाभ हमको क्यों नहीं दे रहे हो? सही बात है भाई, दोनों चीज़ों में उनका क्या है, जायज़ है। सरकार ठीक है, ताकत के दम पे या जो औद्योगिक घराने हैं, वो सरकार की सहायता से इस विरोध को दबा देते हैं। लेकिन माँग उनकी जायज़ है, कहीं न कहीं माँग उनकी जायज़ है। वो देश के विक आप लॉजिक देती है सरकार या जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं कि देश के विकास करेंगे। भाई विकास करो, लेकिन उनको भी तो इसका लाभ मिलना चाहिए जहाँ जो वहाँ के नेटिव प्लेसेस रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको भी तो विकास का लाभ मिलना चाहिए। ये कौन-सा विकास है कि जो जहाँ पे संसाधन पाया जाता है, जिनकी ज़मीन में पाया जाता है, उनको विकास का लाभ ही ना मिले और दूसरे लोग लेके चले जाएँ। तो ये कहीं न कहीं ना, ये जो सामाजिक अशांति है, इसको बढ़ावा देता है, ठीक है? और हम लोगों ने देखा है कि जो सामाजिक अशांति होती है, सोशल अनरेस्ट होता है, ये कितना खतरनाक होता है। पूर्वोत्तर भारत में हमने अलगाववाद के सेपरेटिज़्म के रूप में देखा है, उग्रवाद के रूप में देखा है या नक्सलवाद के रूप में देखा है, तो ये बहुत बड़ा एक सोशल अनरेस्ट होता है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे जो रीज़न होता है ना, उसमें माइनिंग भी होती है। इन लोगों को लगता है कि भाई जो संसाधन हमारे क्षेत्र में पाया जा रहा है, इसका यूटिलाइज़ेशन तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, यूज़लेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ध्यान रखना ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है? फिर हम इसमें देखते हैं क्या है, इंक्रीज़ इन द टेंडेंसी ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। अब देखो क्या है ना कि नेचर को हम लोग समझें कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ सप्लाई है, कि इस प्रकृति में या इस अर्थ पे सारी चीज़ें अनलिमिटेड हैं, सारी चीज़ें असीमित हैं और हम लोग क्या है ना कि नेचर का एक्सप्लॉइटेशन की प्रवृत्ति को पाल लिए हुए हैं कि नेचर से जितना चाहेंगे उतना हम ले लेंगे, नेचर हमको देगा। लेकिन भाई, इस नेचर के पास अल्टीमेट रिसोर्सेज़ नहीं हैं, असीमित संसाधन नहीं हैं, जो खनिज हैं वो असीमित नहीं हैं। अभी हमने देखा कि खनिज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल टाइम यूजेबल, मतलब एक टाइम ही यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ़ एक बार खत्म हो जाएँगे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। कुछ खनिज जो होते हैं वो मल्टीपल टाइम यूजेबल होते हैं, बहुत बार उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन बहुत बार का मतलब अनलिमिटेड नहीं है भाई, अनलिमिटेड नहीं है। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 और कितने बार करोगे भाई? क्वालिटी तो डिक्लाइन करेगी ही करेगी। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रकृति में चीज़ें हैं या जो रिसोर्सेज़ हैं, वो अनलिमिटेड नहीं हैं और हमारे अंदर कहीं न कहीं मान्यता हो जाती है, ठीक है यूज़ करो, प्रकृति का जितना चाहे उतना। अगर देखो, ये प्रकृति आज कह सकती, कहती तो है अपने तरीके से, ठीक है? नेचुरल कैलेमिटीज़ लाकर कहती है हमें, इंडिकेट करती है। लेकिन जैसे हम लोग ह्यूमन हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, वैसे अगर प्रकृति कह सकती ना, तो वो कहती कि तुम लोगों ने इतने जख्म दिए हैं कि उतना जख्म अगर तुम्हारे शरीर पे दे दिया जाए, तो तुम तड़प के मर जाओगे, ठीक है? तो हम लोग यही कर रहे हैं, कि नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर दिए हैं और हम नेचर को एक्सप्लॉइटेशन की नज़र से देखते हैं, कि इसका चाहे जितना चाहे उतना शोषण कर लो। फिर क्या है? इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स एरिया। हमने पढ़ा हुआ है कि वेटलैंड या मैंग्रोव हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है और इनका जो एरिया है वो कितना थ्रेटन है, कितना ज़्यादा संकट में है। तो हम लोग कहीं न कहीं माइनिंग के थ्रू जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं या जो मैंग्रोव हैं,
ठीक है, कक्ष वनस्पति वाले क्षेत्र हैं, उनका हम अतिक्रमण कर रहे हैं, उनकी जगहों पे कब्जा करते जा रहे हैं, जिससे इनका एरिया कंटीन्यूअस क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है, संकुचन में आ रहा है या खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक स्पीशीज सच एज कोरल इकोसिस्टम। तो जब हम माइनिंग करते हैं, तो बड़े पैमाने पर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और इसमें जो रहने वाले जीव जंतु वो भी नष्ट हो रहे हैं। खास करके जो कोरल इकोसिस्टम है वो नष्ट हो रहा है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि देखो, हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, ये उत्तर में बड़े बड़े 4 आइलैंड्स हैं, ठीक है। नॉर्दर्न अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, और इसके बाद शुरू हो जाता है यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह में छोटे-छोटे द्वीप हैं, लेकिन साउदर्न पार्ट में जो द्वीप है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। यहाँ पर क्या है कि सरकार का एक एस्टिमेशन है, प्रोजेक्ट है कि 81,000 करोड़ में, मतलब 81,000 करोड़ से यहाँ पर क्या किया जाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, बहुत सी चीजों का निर्माण किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये है ना कि ये जो हमारे यहाँ ये जो ग्रेटर निकोबार है, ये हमारे इको सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव जोन है, क्योंकि यहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती है, और ये कोरल रीफ क्या है, बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव है। यहाँ पर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो ये इसको नुकसान होगा, और खास करके यहाँ पे जनजातियां रहती हैं, जिसमें सैम्पेन है, एंटलीज है। तो इसको क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे इसको लागू करने के लिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लागू किया जाए। हालांकि इस इकोसिस्टम के हेल्थ को देखते हुए ऐसा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए, बट हम लोग कर रहे हैं। तो एक क्या किया गया है ना कि यहाँ की मैप को जो रिलीज किया गया है, उसमें कोरल रीफ को हटा दिया गया कि कोरल रीफ है ही नहीं मैप में। अब मैप में हटा दिया गया कि कोरल रीफ है ही नहीं, तो सरकार कहेगी कि जब कोरल रीफ नहीं है तो इसको यहाँ पे डेवलपमेंट करने में कोई इश्यू नहीं है। ट्राइबल ग्रुप हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? उनको हम लोग मैनेज कर लेंगे, डरा लेंगे, धमका लेंगे। लेकिन बट ये क्या है कि कहीं न कहीं इससे हमारा जो इकोसिस्टम है, वो किसी न किसी रूप में डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है उसका, या उसका विनाश तो हो ही रहा है। तो हम लोगों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमरे हमारे मिनरल्स हैं या जो हम माइनिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है? इस माइनिंग का कुछ ना तो हमको कॉन्सिक्वेंस दिखेगा ही नहीं, नियर फ्यूचर में ही दिखेगा इसका दुष्प्रभाव। तो ये जो चैप्टर था हम लोग का कि जो माइनिंग्स हैं या मिनरल्स हैं, इनका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ता है, या ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे डिग्रेडेट करते हैं, कैसे उसकी गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो केस स्टडी है इसमें, या जो उसमें ऐड ऑन करना है, वो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे तो वहां इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।